Hello and welcome. Today we shall talk about the Pitt's India Act of 1784. Pitt's India Act 1784 का क्या था? Along with Charter Act of 1813, 1833 and 1853. इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. As I've already told you in the previous video, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि we'll deal within sequence. हम सीक्वेंस वाइज इसको ले रहे हैं. तो आज के जो हमारे ये टॉपिक हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पूछे जाते हैं. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अलॉन्ग विद चार्टर एक्ट. चार्टर भी तीन थे, 1813, 33 और 53. 1813, 1833 एंड 1853. So let's start off with the same. But before that, if you have not, please subscribe to the channel. Now let us move straight to the Pitt's India Act 1784. Pitt's India Act 1774 1784 84 के बारे में बात करते हैं. सबसे पहला, इट्स इंडिया एक्ट 1784 was introduced to remove the defects of the regulating act of 1773. 1773 का जो regulating act था उसके defects remove करने के लिए ये introduce किया गया था. वापस बताता हूँ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था टू रिमूव द डिफेक्ट्स. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के डिफेक्ट्स जो है वो रिमूव करने के लिए. इट वॉज नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. उस समय के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था विलियम पिट. उनके नाम पर यह रखा गया था. भारत का अधिनियम 1784 1773 के विनियम अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए पेश किया गया था. इसको लाया गया था. इसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर विलियम पिट के नाम पर रखा गया था. सबसे इंपॉर्टेंट बात. दूसरी चीज, द एक्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. यानी कि अधिनियम कंपनी के वाणिज्यिक यानी कमर्शियल और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मामलों के बीच अंतर करता है, यानी एक डिफरेंस पैदा करता है. और ये डिफरेंस बहुत जरूरी था क्योंकि ये आगे एक नींव बनाता था, एक फंडामेंटल चीज क्रिएट करता था. डिफरेंसेस इन अप्रोच एंड एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया. तीसरी बात है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ 6 कमिश्नर्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस एक्ट. यानी कि इस एक्ट में अधिनियम द्वारा 6 आयुक्तों कमिश्नर्स के नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी इस पर्टिकुलर एक्ट में. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल पॉलिटिकल अफेयर्स वाज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ये सिर्फ नाम बताया गया है कि डायरेक्टर्स ऑफ कोर्ट ने कंपनी के वाणिज्यिक यानी कमर्शियल मामलों का प्रबंधन किया यानी देखभाल करी, जबकि राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मामलों को नियंत्रित करने वाला जो बोर्ड था वो अलग बनाया गया, प्रतिबंध बोर्ड. बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिपोर्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट. बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट करता था. यानी कि इंडियन अफेयर्स केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. भारत के जो अफेयर्स थे वो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए इस अधिनियम से. इस प्रकार भारतीय मामले ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गए थे. These were the all important points that we need to remember in the Pitt's India Act 1784. सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को लिया गया. ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसे उसमें याद करने की आवश्यकता है. इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसा नहीं है कि जो आपको याद रखना पड़े और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. बातें तो बहुत सारी हैं बट वीडियो में सारा कुछ कवर करना ना ही ज़रूरी है ना ही उसकी आवश्यकता है. तो आगे बढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813 के बारे में. तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित जो ये 1813 का चार्टर का अधिनियम था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया यानी नया बना दिया. इट एक्सटेंडेड फॉर मोर 20 years. इससे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 भी कहा जाता है. इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्ट 1813 भी कहा जाता है. ये अधिनियम इस मायने में महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था कि इसने जो है वो पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसका स्ट्रक्चर था, पोजीशन थी, को परिभाषित किया यानी डिफाइन किया. इस एक्ट ने एसर्ट किया, दिस एक्ट एसर्टेड द क्राउन्स सोवरेनिटी संप्रभुता ओवर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. वापस बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है. इस एक्ट ने बताया कि क्राउन्स सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया यानी जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इंडिया में है उसमें ब्रिटिशर्स का संप्रभुता, दे वर द मेन पर्सन्स हु वर कंट्रोलिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. द एक्ट सेड दैट द कंपनीज रूल वाज एक्सटेंडेड टू अनदर 20 years. Their trade monopoly was ended except for trade in tea and opium.
उनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी हर चीज़ में करने की, उसको बाधित कर दिया था और सिर्फ सीमित कर दिया था कुछ चीज़ों पे, जैसे चाय, टी, ओपियम एंड विद चाइना. द चार्टर टुक अवे एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स फ्रॉम द कंपनी. जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट उनको कॉन्फर किए थे, इस चार्टर ने उनको वापस ले लिया था. द ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू ब्रिटिश मर्चेंट्स. The regulation made by the councils in India were required to be laid before the British Parliament. जो कि regulations बनाए जाते थे, उपनियम बनाए जाते थे कंट्रोल करने के लिए भारत में ब्रिटिशर्स और उनकी टेरिटरी को, वो सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत किए जाने थे, यानी मान लिए जाने चाहिए थे. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया था. इट अलॉटेड ₹1 लाख, 1 लाख रुपए अलॉट किए टू प्रमोट एजुकेशन टू इंडियन मासेस. इंडियन मासेस को एजुकेट करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि भी दी गई. इसने भारतीय जनता को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए, जो मैंने आपको बताया. फाइनेंशियल प्रोविजंस वर मेड टू एनकरेज अ रिवाइवल इन इंडियन लिटरेचर फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस. ये कुछ एक अच्छे काम भी थे, बट जो हो चुका है था वो एक रूल जो था इंडियंस एक्सेप्ट नहीं करते. बट ये ज़रूरी भी था उनके खुद के लिए भी, क्योंकि उनको यहाँ पे वर्किंग जो थी वो आसानी से कर पाते. वो अगर थोड़ा सा लिटरेट कर देते हम लोगों को, पर उतना ही जितना उन लोगों को, अपने से नीचे वाले लोगों को जितना चाहिए रखने के लिए. तो भारतीय साहित्य में पुनरुत्थान को प्रोत्साहित करने और विज्ञान के प्रचार के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए थे. इकोनॉमिक मेजर्स जो इंट्रोड्यूस किए गए थे फॉर द एडवेंट ऑफ द लिटरेचर. तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, क्रिश्चियन धर्म के लोग, were allowed to spread their religion in India. Obviously, Britishers have their primary religion as Christians, so that was allowed in India also. यानी ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म फैलाने की अनुमति थी, दे दी गई थी. These were all the important points of this charter. इस चार्टर में ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी. Now we shall talk about the Charter Act of 1833. 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करते हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? सबसे पहली थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. लॉर्ड विलियम मेंटेनिक उनका नाम था, वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था. लॉर्ड विलियम बेंटनिक उनका नाम था, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए. दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी इसमें कि इट वेस्टेड द लेजिस्लेटिव पावर सोली इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल. जो इन्होंने बोला कि भाई जो ये लेजिस्लेटिव पावर थी वो सोली इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल उन्होंने दे दी थी ब्रिटिशर्स ने. द काउंसिल वाज एम्पावर्ड टू मेक लॉज बनाने के लिए एम्पावर किया गया था, एंड रेगुलेशंस फॉर द पर्सन, क्योंकि जो यहाँ पे कानून बनने थे ताकि लोगों को रेगुलेट किया जा सके, उसका पूरा प्रधान कार्य गवर्नर जनरल को दे दिया गया था. इसने पूरी तरीके से परिषद में गवर्नर जनरल के हाथों में विधायी शक्ति निहित कर दी, यानी कि सौंप दी थी. परिषद को, काउंसिल को सभी व्यक्तियों के लिए कानून और नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया था. बहुत ही बड़ी बात थी. द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लीगलाइज द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन इन इंडिया. 33 का जो चार्टर था, ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनी बनाई थी इंडिया में, उसको लीगलाइज कर दिया था. इसने एक तरीके से सैंक्शन दे दिया था कि हाँ भाई सही है, ये एक ऑथराइज हमारी कॉलोनी है इंडिया. इंडियाज फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज सेट अप अंडर द एक्ट. इस एक्ट के अंदर इंडिया का पहला लॉ कमीशन सेट किया गया और लॉर्ड मैकोले वाज मेड इट्स चेयरमैन. समझ लीजिए कि भारत का पहला विधि आयोग, लॉ कमीशन, इस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया और लॉर्ड मैकोले, जिनका बहुत ही बड़ा नाम है, को इसका अध्यक्ष भी बना दिया गया था, यानी कि चेयरपर्सन बना गया. नाउ वी शैल टॉक अबाउट द चार्टर ऑफ 1853, 1333 और 53. अब 53 में इंपॉर्टेंट बात क्या है तो समझ लीजिए. सबसे पहले बार मैं ये इसको स्टेजेस में बता रहा हूँ कुछ पॉइंट्स में, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाएं और कोई चीज़ मिस नहीं हो. तो पॉइंट्स में इसको याद कीजिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. तो पहला जो पॉइंट है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में वो ये है कि द एक्ट क्रिएटेड अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 12 मेंबर्स. समझे? वापस बताता हूँ. द एक्ट क्रिएटेड अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. इस एक्ट ने एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई इंडिया में, जिसमें 12 लोग शामिल थे. लेजिस्लेचर मतलब रूल बनाना, लॉज बनाना. दूसरी बात, लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन लेजिस्लेचर.
लोकल्स को शामिल, पहले तो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे जो इंडिया के लिए रूल बना रहे थे, बट ऐसा पहली बार हुआ था इस चार्टर के अंदर कि भाई लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया था, कुछ लोगों को, कि आप भी आइए और रूल बनाइए, रूल बनाने में मदद कीजिए, हालांकि फैसला तो ब्रिटिशर्स का ही चलता था। प्रोविजंस फॉर रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन वॉज इंट्रोड्यूस। यहाँ से शुरुआत हुई थी सिविल सर्विसेज के ओपन कॉम्पिटिशन की, यानी एग्जाम लिखिए, चयन चयन होगा आपका और उससे आप कुर्सी पे बैठ जाएंगे। खुली प्रतियोगिता के आधार पर सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए प्रस्ताव पेश किए गए थे। सो नाउ वी हैव कवर्ड द इंपॉर्टेंट एक्ट्स विच वर पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, 33 और 53। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। दिस वॉज इंटेंशनली केप्ट शॉर्ट एज आई ऑलवेज से इन ऑल ऑफ द वीडियोज। I hope that you people like the video. In the next video, we shall talk about the Government of India Act 1858, Indian Councils Act of 1861, and the Indian Council Act of 1909. तो अब हम उन महत्वपूर्ण कृत्यों को कवर कर चुके हैं जो 1833-13 के चार्टर में दी गई थी और 53 में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।